दिल्ली की नहीं आई झांकी। वो बेटा स्टेट वाइज होती है, दिल्ली की शायद नहीं होगी, ऐसे गुजरात हरियाणा पंजाब की तो आती हैं। नहीं मैम, बिहार राजस्थान की भी नहीं आई थी। नहीं आई थी, इस बार बनी नहीं होगी इनसे। हरियाणा की आई थी। इसमें हरियाणा की आई थी। क्या बनाया था इन्होंने? यस मैम आई थी। क्या बनाया था? एग्रीकल्चर के ऊपर था शायद। मैम कुछ कुछ कर, हाँ नहीं वो एग्रीकल्चर। तो गुजरात, मैम वो तो शायद गुजरात वालों ने बनाया था। अच्छा, मैं बस वो गुजरात एक वालों ने नशा दिखा था, ग्रीनरी वो के ऊपर नशा ही दिखाया मुक्ति था। वाला बना रखा था। नशा मुक्त भारत ऐसा कोई किसी ने बनाया था, मुझे वो याद है, प्रॉपर नहीं देखा। चलो ठीक है। ओके, तो फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए फिर से एक रिपीटेशन। सैटरडे मतलब कल को आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी, तो ये क्लासेस का अपडेट है 7 to 8:30 फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये इसकी फिर रिपीटेशन वही 5 to 6:30 में। ठीक है, सेम क्लास हमारी रिपीट होगी मैथ्स और बायोलॉजी की। 9 to 10:30 हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री में हमारा सिलेबस रहेगा नोमेनक्लेचर, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइसोमेरिज्म में भी सिर्फ पोजीशन वाले, वो भी हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, ये दोनों टॉपिक हमारे डन है। और उसके बाद इसके अलावा हमारे पास आने वाला है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से पहले अभी हम थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट का आइडिया भी ले लेंगे आज की ही क्लास में। ठीक है, तो कल आपके ये तीनों टॉपिक एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे। सो नोमेनक्लेचर तो हमने कर लिया है, ये सब हम दोबारा रिपीट नहीं करने वाले। तो हमने डाइइन भी कर लिए थे, आइसोमेरिज्म भी हमने कर लिए थे सारे। उसके बाद हमने पढ़ना है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। मैम स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होते शायद। स्टीरियो नहीं हुए थे? नो मैम। नो मैम। चलो स्टीरियो एक बार ही कर लेते हैं बच्चे, अगर स्टीरियो हमारे रह गए थे तो। देखो स्ट्रक्चरल और हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, ये हमने डिस्कस करे थे ओनली आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल के चारों टाइप हुए थे। हाँ, स्ट्रक्चरल के चारों टाइप हो गए थे। स्ट्रक्चरल के बाद आते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल का ही टाइप है एक स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर भी क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ये तो आइसोमर की डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट देते हैं। मींस उसमें क्या था कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो आगे पीछे होंगे। अब स्टीरियो में क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि बॉन्ड भी डिफर हो सकते हैं। अब ये जो स्टीरियो आइसोमर है ज्योमेट्रिकल में ही, ये आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कॉन्फिगरेशनल and conformational isomers। ठीक है, these will be divided into 2 parts। अब स्टीरियो आइसोमर में कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म क्या होता है? देखो कॉन्फिगरेशनल क्या है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड नॉन इंटरकन्वर्टिबल बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। नॉन सुपर इम्पॉसिबल का क्या मतलब है? देखो कोई भी चीज जिसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हैंड और ये इसकी इमेज बनी, मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, दोनों को जोड़ सकती हूँ, मतलब मेरी ये वाली फिंगर से ये वाली फिंगर मिल रही है, ये सब एब्सोल्युटली वो क्लोज हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज होना। एक का दूसरे के ऊपर रखना और सेम चीज का सुपर इम्पोज हो जाना। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा, अगर मैं अपना हैंड ऐसे रख दूं कि एक अंगूठा मेरी तरफ है एक आपकी तरफ है, तो ये क्या मतलब होता है, नॉन सुपर इम्पोज हुए, कि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होता है, जैसे ब्रेड का सैंडविच नहीं बना देते हम प्रॉपरली, ऐसे बन जाता है। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब कि वो प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर जो है वो अच्छे से सेटल डाउन नहीं हो पा रहे। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं हमारे पास, जो तो नॉन सुपर इम्पोसिबल हो, और जिसको आप सिंगल ऐसे नहीं कि फटाफट से रोटेट करके इंटर कन्वर्ट भी कर लो, ठीक है, वो इंटर कन्वर्ट भी नहीं होते। दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड, इंटर कन्वर्ट सिंपल मैम वे एक बार नहीं दोबारा होते। बता दो। क्या कह रहे हो बच्चे? मैम एक बार दोबारा बता दो, ये नॉन हाँ हाँ हाँ, सुपरवाइज। फॉर श्योर फॉर श्योर। देखो मैं क्या कह रही हूँ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या है, जैसे मान लो ये एक हमारा हैंड है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो सुपर इम्पॉसिबल कब होगा, जब आप अपना दूसरा हैंड भी सिंपल इसके ऊपर ऐसे रख दोगे, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर वो प्रॉपरली फोल्ड हो जाएंगे, ये होते हैं सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है, अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा कि ये एक हैंड था,
और दूसरा हैंड मैंने इसके साथ ऐसे रखा कि उसका थंब इधर था और उंगली इधर, छोटे वाली फिर बड़े वाली फिर बड़ी। ये चीज होती है नॉन सुपर इम्पॉसिबल, जिसमें वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो वो हो जाते हैं हमारे पास नॉन सुपर इम्पॉसिबल। क्लियर हुई बात? अब पता चला सुपर और नॉन सुपर इम्पॉसिबल के बारे में। यस मैम। यस दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो गए कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और ये इतनी जल्दी इंटर कन्वर्ट नहीं होते कि जस्ट थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट किया तो ये इंटर कन्वर्ट हो गए। इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बट बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड। कुछ बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ेंगे, कुछ बनाने पड़ेंगे। और ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है, ये हमारे पास देयर आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, इनेंशियोमर्स बोलते हैं इनको जनरली। These are considered as enantiomers such as optical isomers and distereomers. enantiomer और distereomer हम इनको बोल सकते हैं कॉन्फिगरेशनल में दो तरह के आते हैं, एक होता है enantiomer और एक होता है distereomer। enantiomer कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनाए, ठीक है ना। These two isomer are mirror images of each other। जैसे मिरर इमेज इन दे रखा है एग्जाम्पल, हाँ दे रखा है, देखिए एक दूसरे की क्या बनाए, मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस में क्या होता है, इन्वर्जल आइसोमेरिज्म होता है। इन्वर्जन का क्या मतलब है बच्चे? इनवर्स हो जाना, किसी चीज को इनवर्स हो जाना। जैसे कि अगर आप देखोगे आपकी टी शर्ट पे कुछ भी लिखा हो ना, जैसे बॉय लिखा है, आप अगर मिरर के सामने जाओगे तो आपको योब दिखेगा, बॉय की जगह हमें योब दिखता है, यानी वो क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है उसका। तो इनेंशियोमर वो होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, और जब मिरर इमेजेस बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज इन्वर्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे कि ये हमारे पास COH, HOH और CH3, तो अब ये क्या होगा, ये इसके सामने आ जाएगा इस तरह से, HCOH जो है HOOC हो जाएगा। तो ये जो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाए उसको हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर है। मिरर इमेजेस वाले हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनेंशियोमर्स। क्लियर? यस और नो? मैम। दैट्स ग्रेट, Yes, ma'am. वेरी गुड। अब हम बताएंगे ऐसे जो हो डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर कौन से होते हैं बच्चे? जो मिरर इमेजेस नहीं बनाते। दीज डू नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये O है, O की मिरर इमेज भी तो O ही रहेगी ना, क्या ही मिरर इमेज होगी, तो इनकी मिरर इमेजेस नहीं बनती और इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बोलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, सिस और ट्रांस शो करते हैं ये मिरर इमेजेस की जगह सिस और ट्रांस टाइप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे दिया ब्यूटूइन का, जब दोनों सेम ग्रुप जो है ना वो सेम साइड हो, जैसे ये दो मिथाइल ग्रुप है, जब ये सेम साइड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस। सेम साइड मतलब सिस्टर्स है, दोनों एक साइड ही हैं, ठीक है, तो वो हो गया सिस। और ट्रांस मतलब एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हो, CH3 के बराबर में नहीं बल्कि सामने में CH3 हो, ऐसे ही H के सामने H हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो जिसमें सिस और ट्रांस बने उनको हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। दीज आर कंसिस्टिंग एज डाइस्टीरियोमर बोलते हैं, या इन्हें हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, डाइस्टीरियोमर हो गए या फिर ज्योमेट्रिकल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन किसमें, इनेंशियोमर और डाइस्टीरियोमर में। ठीक है, सो ये जनरली स्टीरियो जो है, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये 11th में इतनी नहीं है, 12th में स्टीरियो की पूरी डिटेल आएगी। 11th में हमारे पास मेन स्ट्रक्चरल ही थे तो वो हमने डिस्कस करे, वही हमारे पेपर में आने भी हैं, और आगे फर्दर 12th में हम पढ़ेंगे पूरी स्टीरियो उसमें आएगी। ठीक, तो अब हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आने वाले। अब सबसे पहली बात आती है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास होता क्या है, अगर हमसे पूछा जाता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा, तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है बच्चे, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करना हाउ रिएक्टेंट गोज इनटू द प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, वो होता है स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करोगे, उसको बोलेंगे कि हम ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है हमारी। ठीक है ना, सो हाउ रिएक्टेंट गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। बीच में जैसे अगर मैं बोलूं
कि आई वॉन्ट टू कम टू दिल्ली, कि जैसे सबको पता है कि आई एम फ्रॉम अम्बाला, ठीक है ना, मैं बोलती हूँ कि मुझे अम्बाला से दिल्ली आना है, तो मैं किसी भी बच्चे से पूछूं वो मुझे डायरेक्शंस देगा कि मैम बीच में करनाल आता है, सोनीपत आता है, ठीक है, मुरथल आता है, ये सारी चीजें बीच में आने वाली हैं। ठीक, तो ये हो गया कि उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप पहले करनाल, फिर सोनीपत, फिर मुरथल, फिर दिल्ली आउटर, फिर आप यहाँ पहुंचोगे। ये चीज हो गई कि स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करना। तो वही हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, कि जैसे हम कोई रिएक्शन कैसे हो रही है स्टेप बाय स्टेप उसको डिफाइन करें। So that is considered as organic reaction mechanism. Step by step description how reaction is occurring, कि कैसे रिएक्शन जो है हो रही है। अब जैसे क्या कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो जो रिएक्टेंट है, दैट इज रिएक्टिंग एज सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है जिसपे भी जो रिएक्टेंट हो रहा है। मान लो कोई अटैकिंग रिएजेंट उस पर अटैक करता है, मेरे पास क्या था, एक RX था, ठीक है, इस पे कोई H पॉजिटिव अटैक कर रहा है, तो इंटरमीडिएट में ये क्या शो करेगा, इंटरमीडिएट क्या होता है कि बीच की चीजें, जैसे आपने मुझे अभी बीच में बताई ना वो 2-3 शहर, कि मैम ये बीच में आने वाले हैं, तो वो होते हैं हमारे इंटरमीडिएट, कि दीज 3 थिंग्स विल कम इन बिटवीन दिस। जैसे मूवी देखने जाते हैं, बीच में इंटरवल आता है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि घर जाओ मूवी खत्म हो गई, तो इंटरवल है, इंटरमीडिएट है, अभी आधी चीज हुई है, तो इंटरमीडिएट शो करते हैं वो। इंटरमीडिएट में वो क्या दिखाता है कि ये जो H है ना R के साथ जुड़ रहा है, और ये जो X है ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास जो X है वो बाहर मैम चला जाता है, और सबस्ट्रेट का क्या मतलब है यहाँ पे? क्या चीज बेटा, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिएक्टेंट को ही बोल रहे हैं हम, ठीक है ना, दैट इज फर्दर रिएक्टिंग विद एन अटैकिंग रिएजेंट, ठीक, जो अटैकिंग रिएजेंट के लिए अवेलेबल है। तो अब ये आ गया X निकल गया, हमारे पास क्या बन गया, RH और X। ये जो RH है इसको आप प्रोडक्ट कह लो, और जो ये साइड पे X नेगेटिव आया ये इसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है, कि सिंपल हमें उसके बाई प्रोडक्ट भी मिल गए। सो इन दिस वे रिएक्शन विल प्रोसीड आउट, कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम लेते हैं उस पर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, फिर वो इंटरमीडिएट बनाता है जो हमें फर्दर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, ये सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट है जो सप्लाई करे कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, नया बॉन्ड बनाने के लिए, एंड द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट, और अगर कोई और रिएक्टेंट है वो हमारा रिएजेंट है। जैसे यहाँ पे कार्बन मैंने लिया था ना, तो कार्बन ये वाला R लिया था, जैसे RX लिया था, ये हमारा सबस्ट्रेट में R था कि ये अवेलेबल है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने को और X के साथ बॉन्ड तोड़ने को, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। वो क्या कह रहे हैं, अगर दोनों ही रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट हो और दोनों ही कार्बन को नया बॉन्ड सप्लाई कर रहे हो, तो हमारी चॉइस होती है कि हमें किसको एज अ सबस्ट्रेट यूज करना है। और हमेशा इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन है तो बच्चे कोवलेंट बॉन्ड ही वो प्रेफर करता है, ठीक है। अब बॉन्ड बन गया, अब इन्होंने कह दिया बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड तोड़ेंगे कैसे, बनाने के ऊपर फोकस नहीं करते, तोड़ने पे ज्यादा फोकस करती है। तो अब तोड़ने के भी 2 मेथड रखे हुए हैं, ये नहीं कि आसानी से जैसे तोड़ दे किसी चीज को, उसके भी फर्दर 2 मेथड हैं। क्या है, अ कोवलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिजन, फिजन का मतलब ब्रेकेज ही होता है बेटा, ब्रेकेज उसकी 2 तरीके से कर सकते हैं, दैट कैन बी डन इन 2 वेज। पहला आता है हमारे पास होमोलिटिक फिजन, और फिर है हेट्रोलिटिक फिजन। तो अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, होमो और हेट्रोलिटिक फिजन होती क्या है, ठीक है। फिजन का मतलब यही है कि उसको क्लीव करना, मतलब उसको तोड़ना। तो अ कोवलेंट बॉन्ड कैन गेट क्लीव्ड आइदर बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज और बाय होमोलिटिक क्लीवेज, 2 तरीके से पॉसिबल है, हेट्रो से और होमो से, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, हेट्रो क्या है और होमो क्या है हमारे पास। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है दैट इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ फैशन, क्या करेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को दे देगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और कैरी कर लेता है, एंड कैरीज नेगेटिव चार्ज। और जिसने उसको दिया होता है वो क्या कैरी करता है, फिर पॉजिटिव चार्ज।
मीन्स एक आयंस बना देते हैं एक तरह से। हेट्रोलिटिक क्लीवेज जो होती है उसमें बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट, कि किसी एक टुकड़े के पास हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आफ्टर हेट्रोलिसिस आप देखोगे कि एक एटम के पास सेक्सटेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, मतलब उसके पास 6 बॉन्ड बन रहे हैं। ये CH3 की बात हो रही है यहाँ पे। 6 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है ना 3 बॉन्ड के अकॉर्डिंग, और एक पॉजिटिव चार्ज है एंड अ पॉजिटिव चार्ज। And on the other hand, valence octet with at least one lone pair and a negative charge. और ब्रोमीन दूसरे वाले के पास क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। So that would be considered as heterolytic cleavage. उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास, heterolytic cleavage है। क्लियर हुई ये बात? Yes, ma'am. That's great. Just a minute. Yes. So this thing. Another one is, अच्छा ये चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि कार्बोकेटाइन बना रहे हैं। कार्बोकेटाइन क्या होता है, जब कार्बन के साथ पॉजिटिव बॉन्ड हो। कार्बोकेटाइन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो शेप कैसी होगी, Trigonal planar. वेरी गुड, द शेप वुड बी ट्राइगोनल प्लेनर। ये चीज ठीक है। और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा क्या रहता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मिथाइल का रेडिकल का, मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। और शेप हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर इन दिस वे। दिस इज अबाउट कार्बोकेटाइन। अब हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि होमो का मतलब सेम होता है, यस, होमो मीन सेम, ठीक है। वो चीज होमोलिटिक क्लीवेज क्या हो जाएगी, अब होमोलिटिक क्लीवेज में हमने क्या लेना है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल पेयर किसी को ना दे, बल्कि दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन दे दे। वो क्या कह रहे हैं कि इन होमोलिटिक क्लीवेज one of the electron of the shared pair in a covalent bond goes with each of the bonded atom. So movement of single electron takes place. Single electron की movement होती है instead of an electron pair. कि मान लो अगर दो कंपाउंड थे मेरे पास RR, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूं मैं। इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। These would be considered as free radicals. तो एक चीज हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है तो वो बनाता है कार्बोकेटाइन, या किसी किसी केसेस में कार्बोएनाइन भी बनता है, ठीक है। और अगर हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो वो हमेशा क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल्स। ओके, तो यही चीज है। होमोलिटिक क्लीवेज में हम क्या कहते हैं कि मूवमेंट जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की होती है इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को हम कैसे शो करते हैं, हाफ हेडेड एरो से, जैसे ये हाफ हेडेड एरो है, फिश हुक, कर्व्ड एरो, फिश हुक से या कर्व्ड एरो से। सच क्लीवेज रिजल्ट्स इन द, ऐसी क्लीवेज जो है वो कैसा रिजल्ट शो करती है, इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज इट वुड कंटेन। So such cleavage results in the formation of neutral species of atom or group जो क्या कंटेन करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे क्योंकि हमने क्या बोला, सबके पास एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। दीज आर कंसिस्टेड एज फ्री रेडिकल। तो ये नहीं है कि ये रिएक्टिव नहीं होते, कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन की तरह फ्री रेडिकल भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं। क्लियर ये बात सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? ओके, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट बेटा, इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आ सकता है, और एल्काइल रेडिकल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम प्राइमरी टू टर्शरी मूव करते हैं। इसमें भी क्या होता है, मैम इसका कोई रीजन है? किसका बच्चे? मैम टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, कोई पर्टिकुलर रीजन? हाँ बिल्कुल, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। जब हम इंटरमीडिएट पढ़ेंगे ना तो उसमें कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल को डिटेल में आपको बताएंगे
देन वैसे जनरली इसका रीजन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ कि देखो क्या होता है, टर्शरी में ना मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होते हैं। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे उतना ही ज्यादा ये स्टेबल होगा। ठीक है ना, स्टेबल होगा या रिएक्टिव होगा। हमें क्या कहना है कि रिएक्टिव सबसे ज्यादा कौन है, तो जिसके पास जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं ना वो उतनी ज्यादा डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, और वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ओके ओके मैम। या सो दैट्स द थिंग। यही चीज आगे बचे, इसका ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और एक मिथाइल फ्री रेडिकल, 10 थिंग। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को देखो अब हम लिखते हैं काट के, इसको काट दो आधा आधा, न्यूक्लियो प्लस फाइल कर दो। न्यूक्लियो का क्या मतलब है बच्चे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी वो जो न्यूक्लियस को प्यार करते हैं, दोज हु आर न्यूक्लियस लविंग। अब हमें पता है भाई न्यूक्लियस पे तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास होते हैं प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली जो खुद नेगेटिव होगा वही पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव होते हैं, दैट्स व्हाई दे सीकिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तभी उन्हें न्यूक्लियस से क्या होता है, प्यार होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जो खुद नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे और वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो खुद पॉजिटिव होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो खुद पॉजिटिव हो। पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं हमारे पास, वो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो नेगेटिव की तरफ वही अट्रैक्ट होगा जो खुद पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, हमारे पॉजिटिव चार्ज है, और वो उधर जाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन हो। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम क्या कह सकते हैं कि कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ। और कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा, वो कहाँ पे अटैक करेगा, किसी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। क्लियर हुई ये बात सबको, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। अच्छा गिव मी हाई फाइव जिसको क्लियर है, जस्ट गिव मी हाई फाइव। ओनली 2 3 4 5। सोना नहीं है क्लास में, बिल्कुल, गुड गुड गुड, चल वेरी गुड। अब बात आती है, ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि हमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट शो करने हैं विच व्हेन द फॉलोइंग बॉन्ड्स अंडरगो हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रही है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज शो करेगा और एक नेगेटिव। तो अब हमें देखना है कि कौन सा नेगेटिव चार्ज शो करता है। देखो बच्चे, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अब अगर हम CH3 और SCH3 में से बात करें, कौन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और क्या? सल्फर। सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, सो इट विल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटेंगे, मतलब ये बनाएगा कार्बोकेटाइन, और SCH3 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर हम साइनाइड की बात करें तो क्या रहेगा, CH3 प्लस NCN माइनस। हाँ बिल्कुल सही, साइनाइड भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और साइनाइड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम CH3Cu की बात करें, बेटा कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, मेटल है, स्पेशली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कॉपर, तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करती, ये इसको कार्बन आयन बनाती है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, CH3 नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा कार्बन एनायन बन जाता है। ठीक है, बाकी के हमारे क्या बन रहे हैं, कार्बोकेटाइन। क्लियर ये सबको क्वेश्चन? यस मैम। दैट्स ग्रेट, ये चीज ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला है कि हमें बताने हैं कि कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं और कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं। अभी अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो खुद नेगेटिव चार्ज कैरी कर, जिनके पास खुद नेगेटिव हो, और इलेक्ट्रोफाइल हमारे होते हैं जो खुद पॉजिटिव हो। तो अब इनमें से कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है?
मैम HS माइनस NC2H5O माइनस NH2N माइनस न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा मैम कोई पहला तो न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है हमें? इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच भी होते हैं, अमीर होते हैं ये। इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल बहुत अमीर हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, ये डोनेट भी कर सकते हैं। वहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल बेचारे गरीब हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये देखते रहते हैं कि कोई हमें इलेक्ट्रॉन दे जाए। तो अब जैसे ये है ना बेटा, नाइट्रोजन लोन पेयर कंसिस्ट करके बैठा है। लोन पेयर का क्या मतलब है कि इसके पास टेंडेंसी है कि ये डोनेट कर सके, एक्स्ट्रा है इसके पास, तो ये भी हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे 4 क्या है, न्यूक्लियोफाइल हैं। उसके अलावा बाकी के हमारे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। और BF3, ये जो BF3 है ना, इसमें जो बोरोन है ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन की। सो दैट्स वाई इसको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे एक्ट करता है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। Okay, so this act as an electrophile। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होंगे, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? चलो अब ओके, नेक्स्ट है हमें आइडेंटिफाई करना है बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में आपको बता दूं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आए, व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम्स, तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोड्यूस होता है। उस सेंटर को हम पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इनमें हमें देखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, कहाँ पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम शो कर सकते हैं, कोई बता सकते? C2O बॉन्ड। हाँ, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड वाले पे बिल्कुल सही। और C2H बॉन्ड। C2H, C2H कौन सा? मैम यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना, हाइड्रोजन और कार्बन का। अच्छा नहीं, हम सिर्फ एक ही शो करेंगे, जैसे एक ही सेंटर दिखा दो आप। CH3 है, इसको CH को मैंने CH ऐसे लिख दिया। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, ये नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी हाई है, तो आप ये कार्बन को बोलोगे दिस विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या हम जनरली कार्बन को ही शो करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल जनरली पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो यही आ जाएगा हमारा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ऐसे ही CH3 साइनाइड है, N पे नेगेटिव चार्ज होता है, C पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा ये वाला। C2N बॉन्ड। हाँ, और ये CH3 I था, तो I पे नेगेटिव चार्ज होना है, C पे पॉजिटिव, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। दिस वुड बी कंसिस्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्लियर हुआ? यस मैम। और बाकी बच्चों को? यस, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. That's great, very good. Okay. नेक्स्ट आएंगे बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कि हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अकर। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में हम क्या बोलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाना या उसकी जगह किसी और का आ जाना, दैट वुड बी कंसिस्ट एज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, इसमें हम देखो कैसे स्टडी करेंगे। यस, देखो क्या रहेगा इसमें हमारे पास, कि अगर हम बात करें बच्चे इलेक्ट्रॉन, मान लो कि 2 बच्चे हैं यहाँ बैठे थे, ठीक है। अब एक बच्चा और आता है, वो इसको बोलता है कि यार आगे खिसक जा, वो उसको बोलता है तू आगे खिसक जा, ठीक है ना। अब उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो वही चीजें हम इलेक्ट्रॉन्स में भी देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन किसी और के आने से डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, हाउ दे आर शोइंग सम डिस्प्लेसमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई और इलेक्ट्रॉन के आने से, किसी और एटम के आने से। So the electron displacement in an organic molecule may take place कैसे, either in the ground state में भी हो सकती है, under the influence of an atom, कोई एटम आ जाए या फिर कोई ग्रुप हो जाए या फिर किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जो है अपनी डिस्प्लेसमेंट शो करे,
उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. So the electron displacement due to influence of an atom or a substituent group present in the molecule cause permanent polarization. तो जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है किसी एटम या ग्रुप की वजह से, तो वो किसी उस मॉलिक्यूल में परमानेंट पोलराइजेशन शो करती है. ठीक है, वो बॉन्ड क्या बना देती है, कोवेलेंट से वो पोलर बॉन्ड बन जाते हैं. ठीक है ना, दैट विल गिव द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड. तो हमारे पास जैसे कि रेजोनेंस की बात करें तो हमें पता है बेंजीन हम बनाते हैं ना ऐसे, तो एक बेंजीन आप क्या बना देते हो, बॉन्ड बिल्कुल ही इधर वाला बॉन्ड इधर होता है, इधर होता है. ये बॉन्ड की यानी शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन को ही शिफ्ट कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर रहे हो. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट. इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट जो हैं ये हमारे पास एग्जांपल होते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के. और जो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है वो किस मॉलिक्यूल में देखने को मिलती है, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर सीन इन अ मॉलिक्यूल जब कोई रिएजेंट उस पे अटैक करता है. ठीक है ना, और दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट. यानी ये तब तक ही होगी जब तक अटैक हो रहा है, अटैक होने के बाद वो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वैनिश हो जाती है, तो ये होती है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हम किस में देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट उसको बोलते हैं यहाँ पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट हमारे क्या है, परमानेंट इफेक्ट है. तो अब हम इंडक्टिव इफेक्ट की स्टडी करते हैं जो कि हमारे सिलेबस का मतलब टेस्ट के सिलेबस का पार्ट है. सिलेबस का पार्ट तो सारे ही हैं बट ये हमारे मेन आने वाले टेस्ट के सिलेबस का पार्ट है. तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चे, जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जैसे कि मान लो H और F है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है. अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होगी किसकी तरफ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. ठीक है ना, so what they are saying कि when covalent bond is formed between atoms of different electronegativity, जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उन एटम्स के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ. सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द बॉन्ड. सच अ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वो उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना देती है. दैट रिजल्ट्स इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट. यानी पोलैरिटी का इंट्रोड्यूस करवाना कोवेलेंट बॉन्ड में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है. ठीक, या F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन. ओके, गॉट माय पॉइंट. यस मैम. कि जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारी वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा होगी, यानी कि फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगी, तो वो उसकी तरफ शिफ्ट होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो क्या बना देती है, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. डिस्टेंस डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम दूर दूर जाते रहते हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट का जो क्या है इफेक्ट है वो कम होता रहता है. जैसे कि यहाँ पे तो क्लोरीन और इस वाले कार्बन पे उसका इंडक्टिव इफेक्ट काफी हाई होगा, दूसरे तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाता है, तीसरे पे बिल्कुल कम, और चौथे पे तो आप सोचो गायब भी हो जाता है. सो दैट वुड बी डिस्टेंस डिपेंडेंट है. इन्होंने क्या लिखा, ये जो क्लोरोइथेन है इन विच CCl बॉन्ड एज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बीच में ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज है. सो इट इज फॉर्मिंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ये इस तरह से पोलराइज्ड है कि कार्बन 1, जो ये कार्बन 1 है उसके पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. सो ये दो तरह के चार्जेस दोनों के बीच में है. दैट्स व्हाई इट कंसिस्ट एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या इंड्यूस करता है, पोलैरिटी इन द एडजेसेंट बॉन्ड. तो वही चीज इन्होंने लिखी है कि सच पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कोज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज रेफर्ड टू एज इंडक्टिव इफेक्ट. कि एक सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन आना दूसरे वाले की वजह से, कि मींस ये तो पोलराइजेशन शो कर ही रहा है, इसके बीच में भी थोड़ी बहुत पोलराइजेशन शो हो रही है, उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं. और ये इफेक्ट पास होता रहता है जैसे जैसे बॉन्ड में, तो इसका इफेक्ट क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है.
जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, एक तरह से डिस्टेंस डिपेंडेंट है। दैट वुड बी कंसिस्ट एज डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्लियर हुई ये बात सबको? यस यस, मैम। इज इट क्लियर? गिव मी हैंड रेज जिसको क्लियर है। ओके, अब हमारे पास बचे इंडक्टिव इफेक्ट। फर्दर दो तरह के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट भी हमारे पास कैसे होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक आता है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट बचे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जब किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जनरली एल्कीन्स आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं दे ऑल आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जबकि माइनस आई इफेक्ट में क्या लगा होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ तो वो क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन दैट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये तो प्लस आई इफेक्ट हमारे पास क्या है, परमानेंट शिफ्ट है इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कार्बन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये किसकी वजह से होता है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास जनरली एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। जितने भी एल्काइल ग्रुप है वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट में कैसे इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो बस ये बात है बच्चे, इलेक्ट्रॉन वही डोनेट करेगा ना जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वही डोनेट करेगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्सन जो बैंक में पैसे जमा करवाने आए हैं वही है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का एक एग्जाम्पल। यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे थे तभी जमा कराने आया है। ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो वो डोनेट कर पाते हैं। तो ऑर्डर क्या रहता है प्लस आई इफेक्ट का, सबसे पहले CH2 NH नेगेटिव O नेगेटिव CO नेगेटिव Cr3 मतलब टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर CD3CH3। डी क्या है यहाँ पे, डी हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ ड्यूटीरियम। ठीक है ना, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, दिस इज हाइड्रोजन आइसोटोप। ऐसे ही टी स्टैंड फॉर ट्रीटियम, डी हमारा ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन। तो ये सारे क्या है हमारे पास, ऑर्डर फॉर प्लस आई इफेक्ट। इस तरह से प्लस आई इफेक्ट जो है वेरी करता है। अगर हमें 3-4 ग्रुप दे रखे हैं और ऑर्डर पूछा जाता है सो दे फॉलो दिस ऑर्डर, दिस इज प्लस आई इफेक्ट। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बेटा प्लस आई इफेक्ट को, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एटम की वो इंक्रीज करती है तो टेंडेंसी जो होती है ना होल्ड करके रखने की इलेक्ट्रॉन को, वो भी इंक्रीज करती है। बट हमें क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन तो वो डोनेट करे। तो जब उसकी होल्ड करने की पावर बढ़ जाएगी तो वो प्लस आई इफेक्ट को तो डिक्रीज ही करेगा। अब जैसे यहाँ पे O नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है तो ये क्या करेगा, उसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा। होल्ड उसका बढ़ेगा तो इसका हम क्या कह सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट क्या रहेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो वही इन्होंने बोला है कि यस टेल मी। मैम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का आई इफेक्ट एक बार फिर से बता दो। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में बेटा क्या रहेगा, जिसका तो मास ज्यादा है ना, जैसे CD3 है वो ज्यादा आई इफेक्ट शो करेगा एज कंपेयर टू द अदर वन। तो अगर हमारे पास यहाँ पे CD3 है तो वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उसका CH3 से। ऐसे ही ट्रीटियम का ज्यादा होगा, ड्यूटीरियम का उससे भी कम, और हाइड्रोजन का सबसे कम हो जाएगा। ड्यूटीरियम सेकंड होता है ना, एटॉमिक मास इसका 2 होता है, और ट्रीटियम का एटॉमिक मास क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, बल्कि नंबर सेम ही रहता है, दैट इज 1 ओनली। ओके ओके मैम। ओके, सो दिस इज द थिंग, प्लस आई इफेक्ट को ये फैक्टर एक। और क्या रहता है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी डोनेट करने की। ठीक है ना, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा वो डोनेट कर सकता है, तो प्लस आई इफेक्ट भी उसका उतना ही ज्यादा रहेगा। यानी क्या ऑर्डर आएगा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, दिस वुड बी द
correct order followed by this. Okay, got it? यस मैम। चलो ठीक है। उसके बाद आइसोटॉपिक में दोबारा बता दिया गया है कि जितने ज्यादा जो आइसोटॉप हैवी होगा वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, जैसे ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ठीक, दिस थिंग। अच्छा, अब हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट हमारे पास किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकते हैं वो क्या शो करते हैं हमारे पास? माइनस आई इफेक्ट। ठीक, तो ग्रुप्स विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ आर नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि साइनाइड हो गया, एसिड हो गया, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। दे बोथ आर कंसिस्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी रहेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट क्या है? इसकी एनालॉगी क्या बनाई हमने कि मान लो एक ओल्ड लेडी थी, वो कुछ पैसे निकलवाने आई है, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे तो वो निकलवाने आएगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होते हैं? ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये उसकी तरफ जाते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़े हो। जो इलेक्ट्रॉन रिच हो ये उसकी तरफ जाते हैं कि ये उससे कुछ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सके। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ये रहता है Nr3 पॉजिटिव, NH3, NO2, SO2R, साइनाइड, एल्डिहाइड, COR, एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, ट्रिपल बॉन्ड, NH2, फिनाइल, फिर डबल बॉन्ड। तो ये इसका ऑर्डर रहता है। ठीक है, दिस वुड बी द सम ऑर्डर फॉर माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? तो ज्यादा पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज होगा जिसके ऊपर, वो ज्यादा आई नेगेटिव शो करेगा। जैसे आइसोसाइनाइड है बेटा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है एज कम्पेयर टू NO2, तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं माइनस आई इफेक्ट को? सबसे पहले जो कैटायन जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और सामने वाला कंपैरेटिवली न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा और वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। उसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रॉन हाई होता है। ठीक है, दैट थिंग। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी टेंडेंसी होगी विड्रॉ करने की इलेक्ट्रॉन को इजिली। तो एज अ रिजल्ट हम क्या कहेंगे? माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज करता है जैसे जैसे साइज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना वैसे वैसे उसको विड्रॉ करने की टेंडेंसी जो है थोड़ी डिक्रीजिंग में शो होगी। सो दैट्स वाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहेगा। अच्छा, एस करेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है ना उतना ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है। यानी ट्रिपल बॉन्ड में हमें पता है अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शो करे तो वो sp करेक्टर शो करता है, तो उसका s परसेंटेज हाई होती है ना, तो दैट्स वाई वो क्या शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट उसका भी ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ही ज्यादा उसका नेगेटिव आई इफेक्ट। क्लियर? यस प्लस मैम। आई, हाँ बोलो। प्लस आई ग्रुप लीड करता है किसको? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, और माइनस आई ग्रुप लीड करता है व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, ये क्लियर हुआ सबको? यस, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, और डायरेक्शन जो है इंडक्टिव इफेक्ट की कैसे होगी? अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो हम क्या कहेंगे? ये इसको डोनेट करेगा, ये फर्दर इसको डोनेट करेगा, ये इधर। तो वो कैसे शो करेगा अपना एरो? दूसरी तरफ, मतलब इस तरफ शो करेगा जहां पे वो डोनेट कर रहा है। तो ये डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की फिर कैसे हो जाएगी? ये इससे विड्रॉ कर रहा था तो इसने इधर शो करा, फिर विड्रॉ हो रहा है तो इधर, तो उसका एरो उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एरो किस में हो जाता है? उल्टी डायरेक्शन में। ठीक, जैसे ये कार्बोकेटायन जो है ये ले रहा है, कार्बोकेटायन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन
विड्रॉ करना चाह रहा है, विड्रॉ कर रहा है तो सारे ही अपना जो एरो है उसकी तरफ ही शो करेंगे, कार्बोकेटायन की तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको? यस मैम। अच्छा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट फॉर द गिवन कंपाउंड? NO2 हमारा क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग? विदड्रॉइंग। विड्रॉइंग था ना, तो एरो किसकी तरफ होगा? ऑब्वियसली NO2 की तरफ ही होगा सारा एरो। तो NO2 शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, जबकि CH3 एल्काइल ग्रुप क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किसकी तरफ होगी? विल बी टुवर्ड्स NO2। CH3 तो डोनेट कर रहा है और NO2 ले रहा है, तो हम किसकी तरफ शो करेंगे? NO2 की तरफ। ठीक, यस। और कुछ एप्लीकेशन मेन क्या होती है कि हमें स्टेबिलिटी बताती है कार्बोकेटायन, एनायन और फ्री रेडिकल की, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करती है। इंटरमीडिएट फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम अपनी पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम रिवीजन देंगे अपने 3 टॉपिक्स को, दैट आर नोमेनक्लेचर, पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट को। तो कल की 9 to 10:30 वाली क्लास सबने जरूर ज्वाइन करनी है, ताकि हम अपना जो संडे का टेस्ट है वो बेटर कर सके। ओके, यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर हम कल की क्लास में मिलते हैं। ओके।